हाँ हाँ भाई। क्यों ये नहीं लेना चाहिए क्या? लाए। तुमको नहीं पता कि तुम लोगों को नहीं पता है। थर्सडे को बोले थे। कौन से थर्सडे? इस थर्सडे को नहीं, अगले थर्सडे को। हाँ हाँ। तुम सौम्या जो है ना, अभी किचन बना नहीं, पूछ रही हो कि क्या खिलाएंगे? हैं? अब पहले किचन विचन बन जा रहे तो बताते फिर ना। अभी हो जा रहा जो होगा, जो यहाँ पे हो जाएगा, उसी का टेस्ट होगा, टॉपिक वही होंगे जो चल रहे हैं। 1857 हो गया है, ठीक है। आज जो शुरू होगा दूसरा हो जाएगा, कल परसों में और हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों को देखना है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, हिंदी में। अब इसको कैसे क्यों पढ़ना है बता रहे हैं। लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। इसमें तीन तरह की प्रणाली हम लोगों को देखने को मिलती है। जमींदारी, महलवाड़ी और हाँ। अब अंग्रेजों ने इस सिस्टम को भारत में क्यों अडॉप्ट किया, इसके पीछे रीजन, वो रीजन समझना है। फिर ये व्यवस्था का स्वरूप क्या था वो समझना है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, भारत में जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो लैंड रेवेन्यू था। जो आपका, चाहे वो मुगल काल रहा हो, चाहे वो आपका ब्रिटिश काल। अब जब लैंड ही सबसे बड़ा भू राजस्व की के माध्यम से इनकम का स्रोत है, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। अब मसला इस बात का था कि अंग्रेज लैंड रेवेन्यू को पूरे भारत से कैसे कलेक्ट करें, क्योंकि एक बड़ी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी पूरे भारत से लैंड रेवेन्यू कनेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि 1757 का कौन सा युद्ध हुआ था याद है? प्लासी के। फिर उसके बाद 1764 का कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ। फिर ये दोनों युद्धों ने ये डिसाइड कर दिया था कि भारत पे राज कौन करेगा। यानी कि अंग्रेजों के लिए भारत के द्वार बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध ने खोले, और बक्सर के युद्ध ने उनको इस्टेब्लिश कर दिया, स्थापित। अब जब कोई भी साम्राज्य या कोई भी क्षेत्र जब आपके कब्जे में आएगा, तो आप अपनी मनचाही चीजों को वहां पे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। जैसे आज हमारे देश में जो पार्टियां होती हैं, जब उनकी सरकारें आती हैं, तो वो अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग देश में काम करना चाहते हैं। तो अब अंग्रेज भी इसी सोच के साथ भारत में आए थे
कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी आप लोगों को लग रहा हो कि किराए के मकान में रहते हो, किराए के रूम में रहते हो, आपके मन में एक भावना होगी कि काश एक मकान इलाहाबाद में हमारा भी हो जाए, कितना अच्छा है। अब जिसके पास है तो उसको तो कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं है उसकी ये ख्वाहिश जरूर होती है, काश हमारे पास भी हो जाए। तो अंग्रेजों के साथ भी यही था कि वो शुरू में जब आए थे तो व्यापारी बन के आए थे। व्यापारी, जब व्यापारी के रूप में आओगे तो आपको जो उस जमाने में जो टैक्स लगते थे, लेवी लगती, तो वो सब आपको देना होना होता था। चुंगी कर ये वो जितना भी था सब देना पड़ता था। तो आपके व्यापार में प्रॉफिट थोड़ा से, जब टैक्स दे दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगी ना। जैसे आज आप जीएसटी दे रहे हो तो कुछ इनकम कम हो जा रही कि नहीं हो जा रही? कुछ टैक्स आप दे रहे हो, कुछ में तो शिफ्ट कर दे रहे हो, कुछ में आप शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इनकम आपकी कम हो जा रही है। तो अंग्रेजों पे जितने भी टैक्सेस लगे थे उन भार के माध्यम से क्या होता था कि व्यापार इनका कंट्रोल हुआ करता। तो जब इन्होंने राजनीतिक इंटरफेयर किया, प्लासी के युद्ध में किया, उसके पहले भी कई युद्धों में किया, तो मुगलों से जब इनका संघर्ष हुआ तो इन्होंने क्या किया कि मुगलों से संघर्ष में जब ये हारे, नहीं इनकी पार्टी जब हारी जिसके पक्ष से ये लड़ते थे, तो मुगलों ने इनके ऊपर और टैक्स इम्पोज कर दिया। जब और टैक्स इम्पोज कर दिया तो इनका व्यापार जो है वो और घाटे में चला जा रहा था। तो इन सब कारणों को देखते हुए अंग्रेजों ने जब सत्ता प्राप्त की, अपनी धुन बिल्कुल कर ली कि अब हमें भारत में सत्ता प्राप्त करना। क्यों करना है? दो पर्पज से करना है। एक पर्पज से तो ये करना कि जो हमारा व्यापारिक लाभ है इसको बढ़ाने के लिए हमें टैक्स मुक्त व्यवस्था चाहिए। टैक्स मुक्त व्यवस्था के लिए इन्होंने प्रयास किया। दूसरा ये किया कि जिसको हम सत्ता पे बैठाएंगे उससे एक अच्छी खासी रकम वसूल करेंगे। दो बात हो गई। तीसरी बात इन्होंने ये की कि जब कोई चीज हमारे माध्यम से कब्जे में आएगी तो उस पे हम जैसे चाहेंगे वैसे वसूली करवाएंगे। तो ये तीन बेसिक बातें थी अंग्रेजों का भारत पे मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू करने का पर्पज। और लैंड रेवेन्यू के माध्यम से नहीं, अपने टैक्सेस को बढ़ाना, अपने व्यापार को बढ़ाना। अब मसला इस बात का था कि अगर वो डायरेक्ट आते तो हिंदुस्तानी उनको समाप्त कर देते, उन्हें गांव में चले जाते, एक अंग्रेज और चार लोग मिलकर टैक्स वसूल ले तो अंग्रेज को तो मार डालते। छोड़ते क्या उसको? नहीं छोड़ते ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनडायरेक्ट वे में सारी व्यवस्था पे कब्जा किया। जैसे उधर सत्ता में कभी आगे नहीं आए, सत्ता में कभी वो आगे नहीं आए जब तक उन्होंने देखा नहीं कि पूर्ण रूप से हमारा कब्जा ना हो जाए। प्लासी में यही किया इन्होंने, बक्सर में यही किया, उधर अवध के साथ किया, यानी हर जगह पे, कर्नाटक में किया। कई युद्ध हुए ना, कर्नाटक का युद्ध हुआ और मैसूर का, हर जगह हुआ, छोटे छोटे राजाओं सबसे हुआ इनका युद्ध। सब में इन्होंने अपनी सत्ता को इनडायरेक्ट वे में स्टेब्लिश किया। जब इन्होंने देखा कि अब सारी जगहों पे हमारी सत्ता इनडायरेक्ट वे में स्टेब्लिश हो गई, तब इन्होंने क्या किया, अब उन राजाओं के ऊपर इन्होंने अपनी पकड़ बनानी मजबूत की। पकड़ इन द सेंस कि उनसे अननेसेसरी डिमांड शुरू कर दी कि आपको इतना पैसा देना है, हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, या इतना पैसा देना, हमको सेना रखना है, या अपने चीजों को बढ़ाना है। तो अब वो राजा जब इनकार करता था तो हश्र क्या होता था, अंग्रेजों से ही युद्ध हो जाता। और फिर अंग्रेज, अब चूंकि लूप होल्स तो आपके सारे जान गए, हमारे ही जैसे किंग मेकर का नाम सुना ना, हमारे ही कृपा पे बने हो और हम ही को आंख दिखा रहे हो, तो अंग्रेज बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत लड़ाई करते थे और सत्ता पलट के पूरा पोजीशन लेने के बाद फिर वो अपने हिसाब से वहां पे पूरा सेटलमेंट करते थे। तो राजस्व का सेटलमेंट ये था कि जितने भागों पे इनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों समझना, नहीं अंग्रेजों की जितनी भी सरकारें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनी, उन जगहों, पहले उड़ीसा बनी, बिहार बनी, और उड़ीसा, बिहार और एक पार्ट और तो असम का,
ये 3 पार्ट में सबसे पहले इनको भू राजस्व वसूली का अधिकार वहां के राजा ने दिया। अब जब आपको अधिकार मिल गया तो आप यहाँ की वसूली कैसे करोगे? अब आपको तो नहीं जाना है ना, आप जाओगे तो समस्या क्रिएट होगी। तो आपने क्या किया कि यहाँ का जो लोकल बंदा हुआ करता था, मान लो ये बिहार है, ठीक है, ये बिहार है, ये उड़ीसा है, ये असम है, ठीक है। अब यहाँ का राजस्व हमको वसूल करने का अधिकार मिल गया, हम कैसे वसूल करेंगे? किसके माध्यम से करेंगे? जा सकते नहीं, नीतियां हमारी है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो जमींदार हो उन्हीं को ये राइट अधिकार दिया जाए, और ये कहा गया कि 89% आप रखिए, आप वसूल के हमको दीजिएगा, बाकी 11% आप रखिएगा। यानी जो काम करने का आपका जो पारिश्रमिक है उसका कितना परसेंट? 11% आपको मिलता था, 89% कौन लेता था? अंग्रेज लेते। पहली बात आई समझ में? किस लिए वसूली? अब मसला इस बात का था कि जो जमींदारी व्यवस्था इस्टेब्लिश की गई, अभी मैं उस पर फैक्ट पे नहीं जाता हूँ, अभी इसके उस पे जाता हूँ, ठीक है। फैक्ट पे भी आएंगे, किसने शुरू किया, कितने परसेंट पे थी, तमाम तरह की बात। तो यहाँ पे जब जमींदारी व्यवस्था में 89% फिक्स किया गया और 11% का फिक्स किया गया। अब अंग्रेज तो चूंकि घर बैठते थे, उनको उन्होंने फिक्स कर दिया कि इस क्षेत्र से हमको 22 क्विंटल हर उपज का चाहिए। गेहूं 22 क्विंटल, धान 22 क्विंटल, जो भी चीज वहां पे उत्पादित हो रही। खसरा बनता था ना, खसरा से क्या पता चलता था कि आपके यहाँ पे कौन सी खेती हो रही है? तो इन्फॉर्मेशन तो सारी ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है भाई, अधिकारी है, शासन है, तो मंगा सकते हैं। अब उन्होंने इस जमींदार को यहाँ से बुलाया, जैसे राजा भैया मान लो, मतलब उस जमाने में किंग नहीं थे तो जमींदार थे, या राजा भैया के और कोई कारिंदे थे। तो ये कहा कि हम आपको इस क्षेत्र का रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार देना चाहते हैं। कौन नहीं लेना चाहेगा? हाँ साहब, जैसे आज ठेका होता है, जैसे आज ठेकेदारी होती है, उस जमाने में ये हुआ करता है। अगर अभी इसमें सबको कहा जाए कि चलो तुमको रेलवे का, दारू का, है ना, और स्टैंड का ठेका दे दे सबको, तो इसमें से कौन ना करेगा? कौन इनकार कर देगा नहीं लेंगे हम? क्यों इनकार कर दोगी? तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पैसा से इंटरेस्ट है कि नहीं? वैसे पैसा भी नहीं चाहिए, चलिए। तो ये अपवाद में है, ठीक है, लेकिन हर आदमी जो होता है पैसे के लिए ही परेशान होता है। तो ठेका मिलेगा तो आप तुरंत भर दोगे, है ना, या छात्रवृत्ति मिलती है तो लोग तुरंत भर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिक्स कर दिया गया कि भाई ठीक है, आपको हम इतने एरिया का जमींदारी देते हैं, और इससे हमको 22 क्विंटल गेहूं चाहिए या चावल चाहिए, जो भी हमें निश्चित कर। हमने क्या किया, निश्चित कर दिया हमको कितना चाहिए, 22 क्विंटल। ठीक। अब 22 क्विंटल आपका हो गया तो उसमें 11% और जोड़ दो। तो अब उनको कितनी वसूल करनी होगी? या उन्होंने ये कहा कि हमको जितना भी आप वसूल करिए, अब जितना भी कर देंगे तो फिर तो ये शोषण हो जाएगा। तो अंग्रेज लोग भी फिक्स करते थे कि भाई हमको, एक पैरामीटर होता था नाप जोख के, भाई कितना आपको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 30 क्विंटल आप पूरे क्षेत्र से निकालिए, 30 क्विंटल का 11% आप ले लीजिए। 11 क्विंटल, 13%, 11 कितना होगा? 3.5-4 क्विंटल होगा। 4 क्विंटल आप ले लीजिएगा, बाकी 26 क्विंटल हमको दे दीजिएगा। अब इसमें होता क्या था, बस बात यहां समझनी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जमींदारी व्यवस्था भारतीयों के लिए एक शोषण का, नहीं, एक्सप्लॉयटेशन का एक माध्यम था, तो कैसे आप साबित करोगे माध्यम? हमने आपको एक कथन दे दिया, 30 का मान लो, उसको 22 को कन्वर्ट कर दो। शोषण का जरिया कैसे बना, ये बात समझनी है। हाँ,
दो चीजें होती थी। पहली चीज ये होती थी कि यहाँ पे किसानों के पास पैदा हो या ना हो, अंग्रेजों को इससे लेना देना नहीं। यानी उनको 30 24 26 कुंटल उनको चाहिए तो चाहिए, और जमींदार को भी 4 कुंटल चाहिए, वो क्यों छोड़ेगा अपना। तो अब पता चला कि कुल मिला के यहाँ के लोगों के पास उतना ही है जितना उनके खाने का है। अब उसमें भी उससे ज्यादा पैदा नहीं हुआ, खाने भर का पैदा हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उसको भी वसूलवा लिया। अब जब उसको वसूल लिया तो लोग भुखमरी के शिकार हुए, भुखमरी हुई, समस्या क्रिएट हुई। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी बात ये होती है कि अगर मान लो सामान्य पैदावार हो गई। अब ऐसा होता ना कि कोई चीज जब अच्छी होती है तो लालच बढ़ती है। तो जमींदारों को ये लगा यार इस बार फसल अच्छी हुई है, तो चलो जो 30 कुंटल वसूल करना ना उसको 40 कुंटल वसूल करते हैं। अब उन्होंने ये एक फरमान भेजा किसानों को कि इस बार जो लगान वसूल होगा वो इतने से होगा। अब किसान बेचारे जाए तो कहाँ जाए, अंग्रेज के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। माई बाप कौन थे, जमींदार थे। अब मजबूरी में उनको 40% देना, मतलब जो 40 कुंटल देना पड़ रहा है। अब 40 कुंटल में अंग्रेजों को पहुंच कितना रहा है, 26 कुंटल। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को ये बात नहीं बताई गई ना, हमने तो वसूल लिया। अब उसमें किसानों का जमींदारों को कितना बच रहा है, 14 कुंटल बच रहा है। अब हमेशा जो जमींदार हुआ करते थे वो शहरों में रहा करते थे, उनके जो कारिंदे होते थे वो सब बड़ी क्रूरता के साथ वसूली करते। तो अब उनकी भी लालच बढ़ गई। तो यानी कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भ्रष्टाचार की, जैसे आज भ्रष्टाचार है ना, छोटे बाबू से लेके ऊपर तक के अधिकारी तक में, तो उसी तरह यहाँ पे जमींदारी में थी। जो कारिंदे थे वो वसूल करने लगे, क्योंकि उनको भी अपना चाहिए, अपना हिस्सा चाहिए। जमींदार को तो 11 चाहिए, वो कह रहा ठीक है आप हमको 11 दे दो, तुम जितना वसूल सकते हो वसूल लो। वहां पे किसानों की खाल खींच ली जा रही थी, भूखे मर रहे थे बेचारे, सिर्फ पैदा करने के गुनहगार हो रहे थे। तो जब ऐसी समस्या आई तो किसानों ने भी अल्टीमेटली, जब तीनों व्यवस्था पढ़ने के बाद भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो ऐसे हालात में आप खेती करोगे, नहीं करोगे ना, गांव छोड़ के भाग जाओगे आप। नहीं ऐसे मतलब क्या मतलब, जब सब कुछ आप ही ले जा रहे हो, हमारे बच्चों तक का नहीं बच रहा है तो क्या करेंगे। कोई प्रलय आ जाता है, कोई भुखमरी आ जाती है, या कोई अकाल पड़ गया, या कोई भी क्लैमिटी आ गई, तो सरकार को कोई सपोर्ट नहीं करना, जमींदार गांव में बैठ, शहर में बैठ के ऐश कर रहा है। तो उसमें एक केम पडिक्कर का एक वो था कि 1857 के बाद भारत में इतने अकाल आए कि भारत की भूमि जो है हड्डियों से सफेद पड़ गई। ये केम पडिक्कर का स्टेटमेंट, और बात सही। अब इसमें भी ये व्यवस्था, अब जैसे ये तो सामान्य व्यवस्था आपने पढ़ ली। अब होता क्या था कि अगर एक समय निर्धारित की जाती थी, जैसे आज समय निर्धारित किया जाता है कि 31 मार्च तक आपका जो टैक्स वगैरह सब पे हो जाना चाहिए, अगर टैक्स नहीं पे होता तो आपको पेनाल्टी लग जाएगी। उसी तरह यहाँ जमींदारों के ऊपर भी तलवारें लटकती थी कि अगर उसमें सूर्योदय का नियम, सूर्यास्त का नियम हुआ करता था। सूर्यास्त का नियम पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। तो ये था कि दिन डूबने के पहले तक 26 कुंटल गेहूं सरकारी राजस्व में पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा तो आपकी जमींदारी कल से, तो अब जमींदार भी टेंशन में, कैसे भी वसूलिए आप, समय के पहले पहुंचाना है आपको। तो ये व्यवस्था पूरे भारत के 19% पार्ट्स पर लागू। कौन सी, जमींदार। अब आपको पता चल गया ना कि शोषण इसमें से, एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से होता था लोगों का, किस तरह से ये एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बना।
लागू कहाँ पे थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाले पार्ट में ये लागू थी। अभी इसको और देखेंगे। तो जमींदारी व्यवस्था समझ में आ गई। अब जब अंग्रेजों को ये पता चला कि इसके माध्यम से लोग छोड़ छोड़ भाग रहे हैं, किसान ही नहीं बच रहे हैं, राजस्व कम होता चला जा रहा है, राजस्व कोई जमींदार लेने को तैयार नहीं है, भाई हम क्यों लेंगे, जब फायदा ही नहीं होगा तो हम क्यों लेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा यार ये तो ठीक नहीं है। शिकायत पहुंची उनके पास, साहब मामला इसलिए है, लोग क्यों भाग रहे हैं कि ये जो इनके जमींदार साहब के जो वसूलने वाले हैं, ये ज्यादा मात्रा में वसूल करते हैं, किसानों के पास कोई बचता नहीं है, तो वो छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको समाप्त किया जाए, बिचौलियों को समाप्त कर दिया जाए। फिर बोले फिर कौन सी व्यवस्था लाई जाए? तो फिर उन्होंने कहा कि महलवाड़ी व्यवस्था लाई जाए। अब ये महलवाड़ी व्यवस्था लाई गई। अब पूरा आकार यही है, ध्यान रखना, पूरा आकार यही है। महलवाड़ी का मतलब होता है कि गांव का गांव जिम्मेदार अब होगा। यानी कि अब मान लो ये आपका गांव है, महल, गांव को महल बोलते थे, मान लो ये आपका गांव है। अब इस गांव से उन्होंने कहा कि हमको 10 क्विंटल चाहिए, इस गांव से हमको 10 क्विंटल चाहिए, आप लोग चाहे जितना कमाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा। अब देगा कौन? गांव का जो एक हेड बनेगा वो उसकी जिम्मेदारी। तो अब यहाँ पे बिचौलियों का काम, जो छोटे छोटे बिचौलिए थे, खत्म हुआ। जिम्मेदारी किसके ऊपर आई? गांव के मुखिया के ऊपर आई। अब गांव का मुखिया भी तो ज्यादा वसूल सकता है, लेकिन एक स्टेप कम हुआ ना, एक स्टेप कम हो गया। तो ये व्यवस्था भी कुछ दिनों तक चली, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाई। फिर आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अभी कहाँ कहाँ भी लिखा दे दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था आई। रैयत मतलब होता है किसान, यानी कि अब हम डायरेक्ट किसान से लेंगे। जैसे सब्सिडी आपके सिलेंडर में आती है ना, पहले किसको आती थी सब्सिडी? कंपनियों को जाती थी। अब किसको आ रही है? डायरेक्ट आपको आ रही है। तो इसमें सिस्टम यही था, इसमें व्यवस्था जो है सीधे किसानों से कहा गया कि भाई आपके ऊपर इतना चार्ज है, आपके ऊपर इतना चार्ज है, आपके ऊपर इतना, फिक्स हो जाता था। और जब कोई चीज पहले से फिक्स हो गई, भाई हमको 2 क्विंटल देना है, तो अब हम मन लगा के काम करेंगे, 10 क्विंटल पैदा कर ले, क्योंकि देना 2 ही क्विंटल है ना। तो ये एक प्रोमोटिव चांस था कि लोग मन लगा के किसानी करें। तो रैयतवाड़ी में पर्सन टू पर्सन, पीजन टू पीजन, कृषक टू कृषक रेवेन्यू का निर्धारण निश्चित किया गया। बात समझ में आ गई? तो जमींदारी, महलवाड़ी और तो काजल, ये तो आपने जान लिया ना 3 चीजें। अब ये कहाँ कहाँ पे लागू थी वो लिखना है अभी। ये इसके जो आपके उस अकॉर्डिंग छोटा 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 वो लिखना है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट वाइज पूरा इसका मेंस का पॉइंट वाइज शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना। हाँ, इसका जिस्ट लिखाना है कि बताना है? अच्छा बताना है। देखो, हम मान लेते हैं कि ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, ठीक। ये पूरा क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, इसमें कुछ बनारस का क्षेत्र भी था, कब्जे में आ गया। अब अंग्रेजों को इस क्षेत्र से राजस्व वसूल करना, राजस्व समझ रही हो ना, भूमि पर लगने वाला जो कर होता है उसको राजस्व बोला जाता है, रेवेन्यू, टैक्स बोला जाता है। तो अब अंग्रेज, मैंने क्या बताया था कि अंग्रेज डायरेक्ट तो वसूली नहीं कर सकते, वसूली डायरेक्ट करेंगे लठियाए जाएंगे, सीधी भाषा में गांव के लोग दौड़ा लेंगे। क्यों दौड़ा लेंगे? क्योंकि पैदा कम हुआ है, मांग ज्यादा रहे हमसे, तो वो रिस्क नहीं ले रहे थे। वो रिस्क किसके ऊपर डाल दे रहे थे? गांव के
दबंग आदमी पे जो जमींदार होता था। और ये जमींदार कब होता था? जब इसको अंग्रेज लोग कहते थे भैया तुम्हें इस पूरे गांव का या इस पूरे क्षेत्र का राजस्व वसूल करने की हम जिम्मेदारी देते हैं, आप हमारे जमींदार हो गए। तो उसी व्यक्ति को दिया जाता था जो उस काम को कर सकता था। तो जमींदार साहब ने कहा कि ठीक है भैया हम वसूल करवा देंगे आपका। अब इस जमींदार ने क्या किया, इस पूरे गांव को या पूरे क्षेत्र को 4 सेक्टर में बांट दिया। अब 4 सेक्टर में उसने अपने 4 दबंग व्यक्तियों को बैठा दिया और कह रहा हम चलना इलाहाबाद। इलाहाबाद में हम बैठ गए आके। कौन? जमींदार। ठीक। बस शाम में जाते हैं, जो गवर्नर जनरल थे उनसे बात होती थी, क्या पोजीशन है। वहां से जो कारिंदे थे वो अपनी बात भेजा करते थे, रोज लोग सुबह शाम आते जाते थे। सारी बातें क्या चल रहा है क्षेत्र में, कैसे कैसे हो रहा है। पहले इतना साधन तो नहीं था, फोन लगा के बात करते थे, ऑनलाइन तो नहीं, वीडियो कॉल करके। तो सारी सूचनाएं वहां से करिंदे उनके आके देते रहे। अब ये था कि कितना वसूल किया जाए, तो हमेशा नाप जोक के बाद जो पैदावार होती थी उसका 33%, पैदावार का 33%, कभी कभी 50%, यानी कि मैक्सिमम 50% तक उपज का ले लिया जाता था। ठीक। अब आपके पास मान लो 10 क्विंटल हुआ, तो 10 क्विंटल में 5 क्विंटल तो चला गया किसको? सरकार को चला गया। अब 5 क्विंटल बचा, 5 क्विंटल में बच्चों को पढ़ाइए, कपड़े दीजिए, और पूरा अपना जो खर्च है, अब चलाइए। किसानों का है, किसानों की बात हो रही है। अब मान लो सूखा पड़ गया, ये 5 क्विंटल नहीं पैदा हुआ, 2 ही क्विंटल पैदा हुआ, लेकिन कह क्या रहे हैं, हमको 5 क्विंटल चाहिए, 5 क्विंटल से कम नहीं लेंगे हम। अब जबकि नियम है कि 50% आप लीजिए, 2 क्विंटल हुआ तो 1 क्विंटल लीजिए आप। कह रहा नहीं, आप पिछली बार आपसे 5 क्विंटल ले गए थे ना, 5 क्यों नहीं हुआ? तो अब बेचारा वो क्या करे, क्यों नहीं बताया ना साहब, सूखा पड़ गया। तो लोग जब जबरदस्ती करने पे आ जाते हैं तो वो बातों को नहीं समझते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मान लो 5 क्विंटल वो नहीं दे पाता है, कहाँ से देगा, ही नहीं तो कहाँ से देगा। तो कहा ठीक है, 1 क्विंटल दो, तुम्हारे ऊपर 4 क्विंटल हम उधार कर दे रहे हैं, अगले साल पे कर, उधार कर दे। तो यानी एक बर्डन आपके ऊपर बना हुआ है ना। जैसे उधार पैसा होता है, केसीसी वगैरह ले ले तो आजकल ना, नहीं जमा कर पाते हो, पड़ा रहता है बैलेंस आपके ऊपर। तो बैलेंस पड़ा हुआ, अगली बार दे दो। अब अगली बार पता 10 क्विंटल हुआ तो कह रहा 4 क्विंटल वो और 5 क्विंटल 9 क्विंटल दीजिए, 1 क्विंटल फिर बचेगा तुम्हारे पास। 1 क्विंटल में क्या होगा? तो किसान परेशान हो गया था इस छोटी छोटी उगाही से। अब इन्होंने तो, अंग्रेजों ने तो 33% मान लो निश्चित कर दिया कि 33% वसूल करिए, उस 33% का 89% हमको दे दीजिए, 11% आप रख लीजिए, ये नियम था इसका। बात समझी कि नहीं? मान लो 10 क्विंटल पैदा हुआ, तो 10 क्विंटल में 3.5 30 किलो ये किसको जाएगा? सरकार को चला जाएगा। ठीक। अब सरकार को 3.30 किलो पूरा, 33% ये निकला, इसमें से 89% जाएगा और 11% जमींदार को होगा। तो जमींदारों ने ये सोचा कि यार ये 33% क्यों, इसको तो हम 40%, 50% भी वसूल सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि हम इसको 50% वसूल, अब 50% वसूल है तो किसानों की कम हो जा रही है, जमींदार मालामाल हो जा रहे हैं, जो उनके चाटुकार थे यानी जो करिंदे थे वो सब मालामाल हो रहे हैं। सरकार को उतना ही मिल रहा है, 3 क्विंटल। 8 क्विंटल जमींदार मार दे रहा, तो जमींदार बड़ा होगा कि सरकार बड़ी होगी? ज्यादा। जैसे अडानी इस वक्त सबसे पैसे वाले की सरकार, अगर इन नारे में देखो तो सबसे ज्यादा अडानी है, सरकार के पास कुछ नहीं है, लॉस में चल रही है। अब वो प्रॉफिट में चल रहा है। लॉस इन द सेंस कि आपके ऊपर कर्ज बहुत है सरकार के ऊपर। तो बात समझ में आ गई ना ये? तो यहाँ पे हमने जमींदार को फिक्स किया, जमींदार के ऊपर जिम्मेदारी दी, और जमींदार ने क्या किया, मनमाना करना शुरू कर दिया। समस्या क्रिएट हुई, विद्रोह, विद्रोह के कारण ये भी सब बने थे। 1857 की क्रांति में ये सब इकोनॉमिक उसमें जा रहे थे, क्योंकि ये 1757 के बाद खेल पूरा शुरू हो गया था इनका। ठीक है। अब दूसरी व्यवस्था, जब ये व्यवस्था अंग्रेजों को कष्टकारी लगी यानी कि शोषणकारी लगी, तो उन्होंने कहा कि भाई महलवाड़ी व्यवस्था हम शुरू करते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था में ये कि गांव की, गांव को जिम्मेदार कर देंगे, और हर एक गांव अपने हिस्से में जो टैक्स आ रहा है
उस टैक्स को वो गांव पे करेगा। तो यहाँ पे बीच में जमींदारों जैसी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन खत्म कैसे होगी? अब गांव का जो मुखिया है वो कह रहा है हम वहां तक पहुंचाएंगे तो फ्री में पहुंचाएंगे, आपको भी दो। उन्हें वसूली शुरू कर दिया। तो ये चीजें होती हैं, आप लोगों के समाज में भी होती है, अगर देखा हो कभी गौर से तो हर एक जगह भी दिखाई देती। तो उन्होंने कहा कि नहीं। उसमें भी बाद में ये पता चला कि वहां पे भी समस्या है, तो फिर उन्होंने कहा कि रैयत से करो। रैयत मतलब होता है किसान। रैयत मतलब होता है किसान। अब महल मतलब होता है गांव। ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने गांव वालों से किया, अंग्रेजों ने। और गांव वालों से ये कहा कि 10-10 कुंटल जो आपका है आप लाके फला व्यक्ति आएगा जमा कर दे। शोले फिल्म देखा कि नहीं देखा? शोले फिल्म कौन कौन देखा है? उसमें जाते हैं ना गब्बर सिंह के लिए वसूली करने के लिए, बस। हाँ, लगान फिल्म में भी है, वो भी देख लो। तो उसमें ज्यादा सटीक है गब्बर सिंह वाले में। वो जमींदारी वाली व्यवस्था थी। है नहीं है तो कह रहा साहब बिटिया की विवाह करना, कुछ नहीं विवाह का, ला के रखो। और जो मना कर देता था, जो बहस कर देता था, उसकी खाल खींच लेते थे। तो ये बात थी, पूरी समझ में आ गई ना तीनों? आ गई। अब ये कितने परसेंट पे थी, कहाँ कहाँ थी, उनको अपने अ, अभिलेख में दर्ज कर दो। ठीक है। शॉर्ट में तो मेंस में के लिए भी हो जाएगा, प्री के लिए भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इंग्लिश वाले हिंदी, पहले हिंदी वाले लिख लो फिर इंग्लिश वाले लिखाते हैं एक एक करके। ठीक है। भारत में अंग्रेजों, तेज लिखना थोड़ा, भारत में अंग्रेजों के लिए, हिंदी में, भारत में अंग्रेजों के लिए भूमि राजस्व आय के प्रमुख स्रोतों में से एक था। आय के प्रमुख स्रोतों में से एक था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान मोटे तौर पर 3 प्रकार की भू राजस्व नीतियां अस्तित्व में थी। नंबर 1, जमींदारी प्रथा। दूसरा, महलवाड़ी व्यवस्था। तीसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इन प्रणालियों में मूल अंतर, इन प्रणालियों में मूल अंतर भू राजस्व के भुगतान के तरीके के संबंध से था। इन प्रणालियों में मूल अंतर भू राजस्व के भुगतान के तरीके के संबंध में था। तरीके में था। अब लिखिएगा, जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में की थी। ये परमानेंट सेटलमेंट चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पाया था। पहले 5 5 साल की किया, फिर 10 साल की किया, सेटलमेंट हो नहीं पाया था। ठीक है। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में के माध्यम से किया, जिसमें वास्तविक कृषकों के लिए, जिसमें वास्तविक कृषकों के लिए निश्चित लगान या अधिभोग अधिकार का कोई प्रावधान किए बिना
अधिभोग अधिकार का कोई प्रावधान किए बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया था। अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया था, तो 89% था ना। फिर दूसरा पॉइंट पॉइंट वाइज लिखना। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत भू राजस्व किसानों से जमींदारों नामक बिचौलियों द्वारा वसूला जाता था। जमींदारों नामक बिचौलियों से, यही जो अभी बताया था ना, से वसूला जाता था, बिचौलियों द्वारा। जमींदारों द्वारा एकत्रित कुल भू राजस्व में जमींदारों द्वारा एकत्रित कुल भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 10/11 रखा गया तथा शेष हिस्सा जमींदारों को दिया गया। 10/11 रखा गया तथा शेष हिस्सा जमींदारों को दिया गया। 10/11 का 89% बनता, ठीक है। शेष हिस्सा जमींदारों को दिया जाता था। ये व्यवस्था पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट पॉइंट है, ये व्यवस्था पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित थी। नहीं लिख पा रही क्या? लिख गया? ठीक। चलिए आइए इंग्लिश वाले आइए। याद करो तुम लोग बैठ के, कहाँ कहाँ पे लागू थे। लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम Land revenue was one of the major sources of income for Britishers in India. There were broadly three types. There were broadly three types of land revenue policies. Three types of land revenue policies in existence during the British rule in India. In existing during the British rule in India. The basic type three type तो अभी आगे आ ही जाएगा ना, सुनिए। The basic difference in this system was regarding the mode of payment of land revenue. The zamindari system first. The zamindari system was introduced by Lord Cornwallis in 1793 through permanent settlement 93 through permanent settlement
that fixed the land right, that fixed the land right of the member, land rights of the member in perpetuity, in perpetuity without any provision, without any provision for fixed rent, for fixed rent or occupancy right for actual occupancy right for actual cultivators. दूसरा पॉइंट, अंडर द जमींदारी सिस्टम, under the Jamidari system, the land revenue was collected, the land revenue was collected from the farmers, from the farmers by the intermediaries, intermediaries known as जमींदार. दूसरा पॉइंट, द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट, in the total land collected, in the total land revenue collected by the zamindar was kept at 10/11, 10/11, and the remainder going to zamindar, and the remainder going to zamindar. The system was most prevalent. Next point है, the system was most prevalent in West Bengal, Bihar, Odisha, UP, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश. यहीं तक हुआ था ना हिंदी वाला, यहीं पे रुक जाओ. ठीक, टाइम कितना हुआ? 17 हुआ ना, 13 मिनट ही बाकी है. 13 मिनट में सब लोग अपनी अपनी कॉपी बंद कर दो. जरा 1857 में कुछ आज पूछना है हमको, लिखेंगे या मैच करना आप लोगों को, ठीक है? किताब कॉपी सब बंद कर देना. और ये इसमें ये भी बताना कि इसमें सवाल में कहाँ पे आया हुआ था, अगर याद हो तो. सब लोग देखेंगे. आओ, कथनों को भी कर सकते हो, कथनकर्ता के साथ सुमेलित करना है.
कोई नकल तो नहीं कर रहा है? और कोई एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। एक एक बताएगा। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? हाँ। हाँ, तुम्ही से पूछ रहा है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? नहीं, अभी नहीं। हाँ, आरसी मजूमदार। बोलना नहीं है अभी। अभी नहीं बोलना। सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह। हम्म। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध। हाँ। सव्या। मोनिका। मैडम। काजल। किसने कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? एक एपीओ 2018 या शायद 18 में एक सवाल इसमें से आया। घटना चट पड़ती हो ना खूब, दबा दबा के उसको अच्छे से। हाँ। पक्का। हम्म, किसी को नहीं आता इसका मतलब कि, इसका मतलब नहीं, सुनो। हाँ। चलिए, अच्छा, हम अब हम लिख दे रहे हैं। रुको, शांत। देखो, अब मिल जाएगा। हम्म, कैसे हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध है। इनमें दो स्टेटमेंट है। बर्बरता और सभ्यता। हाँ, ये बर्बरता और सब चाहिए होम से। नहीं नहीं। नहीं, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध।
एलियार रिज। अब सुमेलित करो। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? पक्का? 100%? सब लोग सहमत हो? राष्ट्रीय विद्रोह। हाँ, कहाँ से पढ़ी हो? 2 दिन से क्या कर रहे थे? सब लोग क्या कर रहे थे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैंने पहले दिन बताया था स्वरूप प्रकृति उसका, तुमको भी नहीं याद हुआ? मतलब जीएस पे जरा भी तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, इससे ये साबित हो रहा है तुम भी नहीं पढ़ी। कहाँ पढ़ी है? पढ़ी होती तो बताती नहीं। हाँ, तुम अभी क्या बोल रही थी? सैनिक विद्रोह बोल रही थी। नकल कर करके निकाल रही है। राष्ट्रीय विद्रोह इसको कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। सैनिक विद्रोह कहा था एसएन सेन ने। ईसाइयों के विरुद्ध रीज ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र सर जेम्स आउड्रम। मैच कर लेती, कब कर लेती? 2 मिनट बाद, जब टाइम खत्म हो जाता। इसमें टाइम 1 मिनट का होता है आपके पास, सिर्फ 1 मिनट। तो अब याद हो जाएगा? नहीं? हाँ, 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 हाँ। ये देखो, उन्होंने ये कहा था ना कि ये शुरू तो हुआ तो स्वतंत्रता संग्राम की तरह, ठीक है, यानी सैनिक विद्रोह की भांति आरंभ तो हुआ था, लेकिन ये आपका जो है ना, अ, सिर्फ और सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित, क्योंकि इसमें आम जनता का सहयोग नहीं मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कल याद हो जाएगा? भाई गार्ड बता रहा है कल नहीं याद होगा, और इसमें 4 6 और जोड़ लेना। तो सबको जब तक क्लास चले तब तक खड़ा रखेंगे, कल शुरू में ही आके पूछेंगे। कल शुरू में ही आके पूछेंगे, और नहीं आएगा तो खड़ा कर देना। सोर्स, इसके पास सोर्स रखे हुए तमाम। बीएल गुरु की है। इंग्लिश की किताब मैंने किसी को बताई थी ना जीएस के लिए। इंग्लिश की किताब कौन सी थी? ओकब्रिज की थी। वो नहीं मिली, मिली नहीं रही। वो और कौन सी है? मिल रही है? इंग्लिश में मिल रही है? पक्का? हाँ, देखो, चलिए दूसरा सवाल आइए, जो आप लोग कौन, नहीं नहीं, उसका बुक किसी को इंग्लिश में बताया, ध्यान नहीं यार, पूछ के बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे एलईडी नहीं लगा हुआ ना? एलईडी लेड नहीं लगा है ना? यहाँ लगा है कहीं पे? कहाँ लगा है? मशीन गन कहीं लगी है? मोबाइल फोन? हाँ, हाँ। लेजर, प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र। और जो रडार, आधुनिक रडार जो है, इनके आविष्कारकों के नाम बताओ। इनके आविष्कारकों के नाम बताओ जरा। मोबाइल का बताओ सबसे पहले। मोबाइल का किसी को याद है? अब्राहम लिंकन। हाँ, मोबाइल का पूछ रहा हूँ, किसी को नहीं याद है ना? लेड का?
मोबाइल का आविष्कारक कौन है? तजीबा। मोबाइल किसने दिया तुम्हारे हाथ में? मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर बता रही है। मार्टिन लूथर है। तो लूथर क्यों बता रही है? मार्टिन कूपर है। वो बोल बोल सब कर रही है। मशीन गन का बिहार में पूछ दिया है। क्या करोगी? तो लिख लो, जल्दी से लिखो। लेड का। लेड का लिखो पहले। निक होलोन्याक। निक होलोन्याक। निक होलोन्याक। मशीन गन का जेम्स पकल। जेम्स पकल। हाँ, पकल। और मोबाइल फोन का क्या बताई? मार्टिन कूपर। ना तो आप लोग प्रीवियस ही अच्छा से पढ़ते हो, ना तो करंट ही अच्छा से पढ़ते हो, है ना। प्रीवियस मतलब ये, अगर प्रीवियस ईयर के सवाल भी सॉल्व किए होते तो कुछ तो मिल जाते आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेजर का है टी एच मेनन। टी एच मेनन। प्रक्षेपास्त्र का वर्नर। वर्नर वान ब्रॉन। वर्नर वान ब्रॉन। इंग्लिश में नाम ही ना। प्रक्षेपास ये वो होता है। अरे वो जो सैटेलाइट होता है ना, सैटेलाइट से जो भेजा जाता है प्रक्षेपास। तो नहीं नहीं, रॉकेट है रॉकेट को रॉकेट है। वही है, रॉकेट ही, रॉकेट का प्रक्षेप। और रडार जो है वो आधुनिक वाला, टेलर एंड यंग। टेलर एंड यंग। ठीक, ये हो गया। टेलर एंड यंग, दो लोग हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत में विद्रोहों की श्रृंखला। विद्रोह कितने तरह के होते हैं कल पढ़ के आना आप लोग। कितने तरह के विद्रोह होते हैं? कृषक विद्रोह, मजदूर विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, है ना। हाँ, सब। सब जितने भी हैं कल पढ़ के आना हाँ? नहीं नहीं, बस इतना ही पढ़ के आओ, बहुत है, इतना ही पढ़ के आ जाओ, बहुत। ठीक है। अभी लिखाना, अभी फट लिखा देंगे, कल कल लिखा देंगे। पूरा लिखा देंगे सर। क्या? क्या हुआ? अभी बता रहा हूँ, रुको तुम।